हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जून 2020 का जो नेट का पेपर था उसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है, द आइगन वैल्यूज ऑफ द 3x3 मैट्रिक्स एम आर। इसने आइगन वैल्यू पूछ रखी है, क्या होगी इस मैट्रिक्स का। तो हमें मैट्रिक्स क्या गिवन है, एम ए स्क्वेयर ए बी ए सी, सेकेंड कॉलम है ए बी बी स्क्वेयर बी सी, और जो थर्ड कॉलम में दे रखा ए सी बी सी सी स्क्वेयर। ठीक है। जनरली हम करते क्या है, अगर आइगन वैल्यू पूछ रखी है तो हम दो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं कि भी जो सम है आइगन वैल्यू का वो किसके इक्वल होगा, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। सम ऑफ आइगन वैल्यूज किसके इक्वल होगा, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। अगर हम ऑप्शंस देखें, इन ऑप्शंस में जैसे इसमें 3 आइगन वैल्यू दे रखी है, इसमें भी 3 इसमें भी 3, अगर इन तीनों का सम करें तो क्या आएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। 4 ऑप्शंस में सेम आ रहा है, तो इससे हम नहीं बता सकते कि भी कौन सी आइगन वैल्यूज होंगी। एक सेकंड क्या थी कि भी जो प्रोडक्ट है आइगन वैल्यू का वो किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ये एम मैट्रिक्स है, तो इन चारों ऑप्शंस में प्रोडक्ट भी सेम ही आ रहा है, 0 आ रहा है सारी की सारी आइगन वैल्यूज़ का। ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ नहीं होगी। तो हम इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के m माइनस लैम्डा आई, इसका डिटरमिनेंट निकाल के इसको 0 के इक्वल रख दें और फिर निकाल लें। ये क्या हो जाएगा, एक लंबा प्रोसीजर है। इस टाइप के क्वेश्चन ट्रिक से भी सोल्व हो सकते हैं। उसमें क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस में, अगर हम देखें जो सेकंड कॉलम है, फर्स्ट कॉलम क्या है, ए स्क्वेयर ए बी ए सी, और जो सेकंड कॉलम है वो दे रखा है ए बी बी स्क्वेयर बी सी। अगर हम जो सेकंड कॉलम है उसको कैसे लिख सकते हैं, हम फर्स्ट कॉलम को अगर हम ए से डिवाइड कर दे और बी से मल्टीप्लाई कर दे, बी से मल्टीप्लाई कर दे और ए से डिवाइड कर दे फर्स्ट कॉलम को, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड कॉलम में। देखो अगर हमने इसको ए से डिवाइड किया तो एक ए तो कैंसिल हो गया, और बी से मल्टीप्लाई किया तो ये वाली टर्म क्या बन गई, ए बी। ठीक है, तो ये आ रही है। अगर इसको हमने ए से डिवाइड किया तो ये बी रह गया, और बी से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वेयर। अगर हमने इसको बी बाई ए से किया तो ए से ए कैंसिल हो गया, और ये क्या हो गया, बी सी। सिमिलरली जो थर्ड कॉलम है ना C3, उसको हम क्या लिख सकते हैं, सी बाई ए C1। यानी कि अगर हम C1 को सी से, जो फर्स्ट कॉलम है उसको सी से मल्टीप्लाई कर दे और ए से डिवाइड कर दे, तो हम क्या कर सकते हैं, जो थर्ड कॉलम ना वो आ जाएगा। अगर हम सारे के सारे कॉलम्स या रो को एक दूसरे के मल्टीपल्स के रूप में लिख सके तो उसकी आइगन वैल्यू क्या होती है। ये क्या है, एक थ्योरम सी है, इसमें क्या है, इफ वी कैन राइट ऑल कॉलम्स या फिर रो ऑफ ए मैट्रिक्स एज अ स्केलर मल्टीपल of each other, then the eigenvalues of such matrix are 0। सारी की सारी आइगन वैल्यूज़ क्या आएंगी, 0, सिर्फ एक को छोड़ के। एक आइगन वैल्यू क्या होगी उसकी, ट्रेस ऑफ ए। अगर हमारी ना 3x3 की मैट्रिक्स है, मान लो 3x3 की मैट्रिक्स है, तो सिर्फ एक आइगन वैल्यू तो उसकी क्या होगी, ट्रेस ऑफ ए, और बाकी की कितनी रहेगी, अगर 3x3 की तो आइगन वैल्यू कितनी होगी, इसमें 3 होंगी, तो बाकी 2 जो आइगन वैल्यू वो क्या होगी, 0 0। अगर हमारी n की मैट्रिक्स है तो उसमें एक तो क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ ए, और बाकी की जो n-1 आइगन वैल्यूज़ रहेगी वो क्या हो जाएंगी, 0 0, कहाँ तक, n-1 तक, कि सारी सारी वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 0 आइगन वैल्यूज़ की। ठीक है। हम जो C2 और C3 कॉलम है इस मैट्रिक्स में, C2 और C3 कॉलम को भी क्या लिख सकते हैं, C1 कॉलम की हेल्प से लिख सकते हैं। यहाँ पे जो आइगन वैल्यूज़ हैं, इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, ये 3x3
कि मैट्रिक्स है ना ये, तो दो आइगन वैल्यूज तो जीरो हो जाएगी, एक क्या होगा ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। और ट्रेस क्या होता है, जो डायगोनल एलिमेंट है उसका सम होता है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का। तो हमारे जो आइगन वैल्यूज हैं ऑफ मैट्रिक्स ए, सॉरी एम, वो क्या हो जाएगा, दो तो जीरो हो जाएंगी और एक क्या हो जाएगी उसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम। डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से, ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र, यानी कि ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र। तो ये तीन क्या हो जाएंगी हमारी आइगन वैल्यूज इस एम मैट्रिक्स की। इसको हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन ये क्या हो जाएगा, लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इसमें क्या है, टू आइडियल गैसेज इन ए बॉक्स आर इनिशियली सेपरेटेड बाय ए पार्टीशन, लेट n1 v1 and n2 v2 be the numbers of particles and volume occupied by the two system. When the partition is removed, the pressure of the mixture at इक्विलिब्रियम टेम्परेचर T is। हमें प्रेशर बताना है। क्या दे रखा है कि भी दो आइडियल गैस हैं, एक बॉक्स में है जो क्या कर रखी है, सेपरेट कर रखी है पार्टीशन के द्वारा। ठीक है, ये एक बॉक्स कंसीडर कर लिया, इसमें क्या एक पार्टीशन कर रखी है। और मान लेते कि जो फर्स्ट गैस है उसके नंबर ऑफ पार्टिकल n1 है और वॉल्यूम क्या है उसका v1, इसमें n2 पार्टिकल्स हैं और कितने वॉल्यूम में है, v2 वॉल्यूम में। ठीक है, हमें क्या बताना है, जब इस पार्टीशन को रिमूव कर दिया जाए, मतलब ये पार्टीशन हटा दी जाए, तो प्रेशर क्या होगा, ये चीज़ बतानी हमें। और ऑप्शन, ये ऑप्शन गिवन है। सो हमें पता है कि भी जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो क्या होती है, पीवी किसके इक्वल होता है, एनआरटी के। ठीक है, जब हम इस पार्टीशन को हटा देंगे, जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है वो किस में कितने हो जाएंगे, n1 प्लस n2, और जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल हो जाएगा, v1 प्लस v2 के इक्वल हो जाएगा। जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है वो क्या होती है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, और एन क्या, नंबर डेंसिटी, वो किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय में जो एवोगैड्रो नंबर होता है वो। ठीक है, यहाँ से पीवी किसके इक्वल हो जाएगा, एन आर डिवाइड बाय में एन ए इंटू टी। और हमें पता है कि भी जो क्या चाहिए, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, यानी कि आर डिवाइड बाय एन ए गैस कांस्टेंट डिवाइड बाय में जो एवोगैड्रो नंबर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के इक्वल, के इक्वल। सो जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन पीवी किस में कन्वर्ट होगी, एन के टी में। ठीक है, अगर हम देखें हमारा जो फाइनल वॉल्यूम और फाइनल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने थे n+1, और वॉल्यूम कितना था v1 प्लस v2। अगर हम इस इक्वेशन में रखें तो क्या हो जाएगा, p इंटू v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू n1 प्लस n2 kt। सो यहाँ से प्रेशर कितना आ गया, kt इंटू n1 प्लस n2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। ठीक है, तो जो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 36। एन idealized atom has a non-degenerate ground state at zero energy and a g-fold degenerate excited state of energy E। क्या है, दो स्टेट दे रखी है, एक तो ग्राउंड स्टेट है जिसकी एनर्जी कितनी है, जीरो, एक एक्साइटेड स्टेट है जिसकी एनर्जी ई है, और डिजेनरेसी कितनी है, जी, मतलब फर्दर जी लेवल्स में क्या है, स्प्लिट है, जो ये वाली एक्साइटेड स्टेट है जिसकी एनर्जी ई है। इफ़ ए नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम ऑफ एन सच एटम, in a non-interacting system of n such atom, the population of the excited state may exceed that of the ground state above a temperature T is greater than। जब हमारा टेम्परेचर ना इस वैल्यू से ज़्यादा होगा तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल है इस एक्साइटेड स्टेट में, यानी कि एनर्जी वाले स्टेट में, वो क्या हो जाएंगे, ग्रेटर हो जाएंगे। किससे, जो ग्राउंड स्टेट दे रखी है ना, मैं इसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे। ठीक है, तो हमें बतानी है जी की क्या मिनिमम वैल्यू हो जिससे ये कंडीशन क्या हो, सेटिस्फाई हो, कि नंबर ऑफ पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू द ग्राउंड स्टेट। अब नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे निकालते हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ के अकॉर्डिंग, अगर कोई भी लेवल जिसकी डिजेनरेसी कितनी है जी आई और उसकी एनर्जी है ई है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं, एन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी इंटू ई रेज टू पावर माइनस
बीटा ई, ठीक है। और बीटा क्या होता है यहाँ पे 1/kT। अगर हम रेशियो ले लें किसका, नंबर ऑफ पार्टिकल इन द एक्साइटेड स्टेट टू द नंबर ऑफ पार्टिकल इन द ग्राउंड स्टेट, तो वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल इन द एक्साइटेड स्टेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल इन द ग्राउंड स्टेट इज इक्वल्स टू, डिजनरेसी कितनी है एक्साइटेड स्टेट की जी, और एनर्जी कितनी है ई रेस्ट पर माइनस बीटा ई, और जो ग्राउंड स्टेट है उसकी एनर्जी 0 है और डिजनरेसी कितनी है 1। या नॉन डिजनरेट दे रखा ना इसने, नॉन डिजनरेट, इसका मतलब क्या है, ये फर्दर स्प्लिट नहीं है, इसकी जी की वैल्यू कितनी है 1 इंटू ई रेस्ट पर एनर्जी कितनी है 0। सो कितना हो गया यहाँ से एन ई डिवाइड बाई एन, जी किसके इक्वल हो गया जी इंटू ई रेस्ट पर माइनस बीटा ई। अगर अब हम टेम्परेचर की ये वाली वैल्यू ले लें और इसे देखें कि इस टेम्परेचर पे जो कंडीशन दे रखी थी कि भी अगर हम जो टेम्परेचर की वैल्यू इससे ज़्यादा होगी, अगर टेम्परेचर की वैल्यू इससे ज़्यादा होगी तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इस लेवल्स में क्या है ज़्यादा है ग्राउंड स्टेट वाले से। हमें क्या बताना, मिनिमम वैल्यू बतानी है जी की, तो हम क्या कर लेते हैं टेम्परेचर की मिनिमम वैल्यू ले लेते हैं। टेम्परेचर की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, ये वाली ही तो क्या होगी टेम्परेचर की मिनिमम वैल्यू होगी, क्योंकि इससे ज़्यादा कितना भी हो सकता है हमारा, लेकिन इससे कम नहीं हो सकता, तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी E/2kB ln2, ठीक है। तो अगर हम टेम्परेचर की ये वाली वैल्यू ले और उस पर ये कंडीशन लगा दे कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा किससे ग्राउंड स्टेट से, तो उससे देखते हैं कि भी क्या रिलेशन आ रहा है। तो NE डिवाइड बाई में NGS किसके इक्वल हो गया जी इंटू ई रेस्ट पावर, बीटा कितना था 1/kT माइनस 1/kT इंटू ई, तो यहाँ से ई रेस्ट पावर टी की जगह पे अगर रख दें हम 2 E/2kB ln2, तो माइनस ऑफ E/k, और ये क्या था 1/t, तो ये कितना हो गया 2kB ln2 डिवाइड बाई ई, तो ई से ई कट गया और के से क्या होगा के कैंसिल हो गया, तो NE डिवाइड बाई NGS कितना हो गया हमारा जी इंटू ई रेस्ट पावर -2 ln2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जी ई रेस्ट पावर ln2 की पावर -2 लिख सकते हैं, क्योंकि ln की प्रॉपर्टी होती है कि बी ए ln b किसके इक्वल होता है ln b की पावर a, ठीक है। तो यहाँ से और एक्सपोनेंशियल किससे लॉगरिथम से कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो गया g2 की पावर -2, यहाँ से NE डिवाइड बाई NGS कितना हो जाएगा g डिवाइड बाई में 4, नीचे कितना ये माइनस की पावर नीचे जाकर किस में हो जाएगी प्लस में, यानी कि 2 की पावर 2 हो जाएगी। तो जो रेशियो है किसका नंबर ऑफ़ पार्टिकल इन एक्साइटेड स्टेट डिवाइड बाई नंबर ऑफ और जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में वो कितना आ गया g/4। और इस कंडीशन पे क्या था कि भी नंबर ऑफ़ पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट में वो क्या थे ग्रेटर थे किससे नंबर ऑफ़ पार्टिकल इन ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। अगर हम ये वाली कंडीशन लगाए तो यहाँ से क्या होगा नंबर ऑफ पार्टिकल इन एक्साइटेड स्टेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल इन ग्राउंड स्टेट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से g/4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो g की वैल्यू क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 होनी चाहिए, यानी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है g की 4 हो सकती है। सो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या दे रखा 38, ए 10 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड इन सीरीज टू अ रजिस्टर आर एंड ए कैपेसिटर सी एज शोन इन द फिगर, ठीक है। एक रजिस्टर किसके साथ कनेक्ट है कैपेसिटर के साथ सीरीज में। द इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 0, स्टार्टिंग में चार्ज क्या है इस कैपेसिटर पे 0 है। द स्विच इज टर्न ऑन, अब हमने क्या कर दिया स्विच को ऑन कर दिया, ठीक है। तो स्विच ऑन करने के बाद क्या होगा करंट जाएगा और कैपेसिटर क्या होगा चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड द कैपेसिटर इज अलाउड टू चार्ज टू इट्स फुल कैपेसिटी। द टोटल वर्क डन बाय द बैटरी इन दिस प्रोसेस, जब कैपेसिटर क्या हो रहा होगा चार्ज हो रहा है तो हमें क्या बताना है कि टोटल वर्क डन क्या होगा। सो सिंपली जो वर्क डन है वो हमारा क्या होता है पोटेंशियल इनटू चेंज इन चार्ज डी क्यू, ये क्या हो जाएगा डी क्यू क्या होगा फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज, और जो कैपेसिटर है कैपेसिटर पे इनिशियल चार्ज कितना था 0 था जब तक स्विच क्या था ऑफ था। जब स्विच ऑन हो गया तो इस पर चार्ज कितना इसने क्या कर दिया इसकी जितनी कैपेसिटी थी उतना फुल्ली चार्ज हो गया। लेट अस सपोज दैट जो कितना क्यू फाइनल है वो कितना हो गया क्यू के इक्वल हो गया। सो यहाँ से डी क्यू कितना आ गया क्यू,
सो वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, V इंटू क्यू। लेकिन हमें इसकी क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है। हमें सिर्फ क्या गिवन है, वोल्टेज की वैल्यू गिवन है कि भी वोल्टेज कितनी है 10 वोल्ट, और जो कैपेसिटेंस है इस कैपेसिटर की वो कितनी है 10 माइक्रोफराड। जो कैपेसिटेंस है वो किसके इक्वल होती है, किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है Q डिवाइड बाई V। तो यहाँ से Q किसके इक्वल हो जाएगा, C इंटू वी। तो वर्क डन किसके इक्वल हो गया, V इंटू सी इंटू वी, यानी कि CV²। वोल्टेज कितनी गिवन है हमें 10 वोल्ट, और जो चार्ज है वो सॉरी कैपेसिटेंस है कैपेसिटर की वो कितनी है 10 माइक्रोफेराड। अगर हम इसको फेराड में लिखे तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻6 फेराड। ठीक है, तो यहाँ से वर्क डन की वैल्यू कितनी आ गई, 10 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻5। तो कितना हो गया, ये तो गया 10⁻² इंटू 10⁻⁻5 जूल। तो यहाँ से वर्क डन की वैल्यू कितनी आ गई 10⁻³ जूल। सो कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए क्यों जो बैटरी है वो कितना वर्क डन करेगी 10⁻³ जूल का। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या देखा, द बुलियन इक्वेशन y इज इक्वल्स टू a बार बी सी प्लस a बार बी सी बार प्लस a b बार c बार प्लस a b बार c इज टू बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग ओनली 2 इनपुट नैंड गेट्स, द मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स रिक्वायर्ड इज। इस आउटपुट के लिए हमें ये बताना है कितने नैंड गेट है ना रिक्वायर्ड होंगे। जब हमारे आउटपुट क्या आए, a बार बी सी प्लस a बार बी सी बार प्लस a b बार c बार प्लस a b बार c। ठीक है, इस आउटपुट के लिए कितने नैंड गेट्स की रिक्वायरमेंट होगी ये बताना है हमें। सो इसको पहले क्या करते हैं, हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब छोटी फॉर्म में ले आते हैं, किसकी यूज़ करके, के मैप का यूज़ करके। इसको हम ना बुलियन अलजेब्रा की हेल्प से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन के मैप क्या रहेगा ईजी। सो हम क्या कर लेते हैं, के मैप बना लेते हैं। इसमें कितने इनपुट्स है, 3 इनपुट्स हैं, यानी कि 3 वेरिएबल के मैप का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा a बार a, b बार c बार, b बार c, b c बार। ठीक है, सो सबसे पहले ये देखें, मतलब क्या इन पोजीशन पे क्या होगा 1 प्रेजेंट होगा। a बार b c कौन सी पोजीशन है, a बार b c, यानी कि ये वाली पोजीशन, इस पर क्या है 1। उसके बाद है a बार b c बार, a बार b c बार, यानी कि ये वाली पोजीशन पे 1 है। a b बार c बार, a b बार c बार, a b बार c बार, इस पोजीशन पे भी 1 है। और a b बार c, a b बार c यहाँ पे 1, जो बाकी के रह गए उस पर क्या है 0। अब हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग्स करेंगे। सो सबसे पहले अगर 3 वेरिएबल्स का 2⁻³ क्या होगा, प्रायर ग्रुप होगा, यानी कि 8 वंस का ग्रुप बनाना वो नहीं बनेगा। उसके बाद अगर हम देखें 2⁻² का, यानी कि 4 वंस का ग्रुप, ये भी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद 2⁻1 यानी कि 2 का ग्रुप्स देखेंगे, 2 वंस का कोई ग्रुप बन सकता है क्या, एक तो ये वाला ग्रुप बन सकता है 2 वंस का, और एक ये वाला। तो इससे अगर हम आउटपुट देखें इसके मैप से, तो हमें रो में तो ये फर्स्ट वाला ग्रुप देखते हैं, इसमें रो में तो हमें क्या मिल रहा है a बार, और अगर कॉलम में देखें तो c बार और c बार तो क्या हो रहा है कैंसिल, इन दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है हमें b। तो फर्स्ट ग्रुप से हमें क्या मिल रहा है a बार b, प्लस सेकंड से क्या मिल रहा है हमें, रो से मिल रहा है हमें a, और कॉलम से क्या मिल रहा है c बार तो कैंसिल हो रहा है b बार, a b बार। ठीक है, और हमें पता है कि जो ये आउटपुट है किसकी होती है, एक्स और गेट की आउटपुट होती है। एक्स और गेट के लिए जो हमारी आउटपुट है वो इसी फॉर्म में होती है, a बार b प्लस a b बार। अगर 2 इनपुट एक्स और गेट है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a एक्स और b। ठीक है, सो एक्स और गेट के लिए नंबर ऑफ नैंड गेट कितने होते हैं 4 गेट रिक्वायर्ड होते हैं हमें एक्स और गेट बनाने के लिए विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट। सो कितने नैंड गेट रिक्वायर्ड होंगे, सो नंबर ऑफ नैंड गेट कितने हो जाएंगे 4। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और जो दूसरे गेट हैं उनके लिए भी हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि सबसे पहले ऐसे कि नोट गेट को हम कैसे बना सकते हैं विद द हेल्प नैंड, एंड को कैसे बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट,
फिर और को, फिर नोर, एक्स और एक्स नोर। ठीक है, नोट को बनाने के लिए हमें नंबर ऑफ नैंड गेट की रिक्वायरमेंट है 1, एंड को बनाने के लिए 2, और के लिए 3, और जो नोर है उसके लिए 4, एक्स और के लिए भी 4, और जो एक्स नोर है उसके लिए हमें 5 नैंड गेट्स की रिक्वायरमेंट होगी इनको बनाने के लिए। अब क्या कर सकते हैं, इनको ऐसे डायरेक्टली याद रख सकते हैं कि भी इन गेट्स को बनाने के लिए विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट हमें कितने नैंड गेट्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।